हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 6 उपन्यास के अंतर्गत मैला आंचल उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हिंदी कथा साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म औराही हिंगणा जिला पूर्णिया में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। रेणु एक संवेदनशील, कर्मठ एवं सुलझे हुए व्यक्ति के स्वामी रहे। राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी रही तथा शोषण और दमन के विरुद्ध आजीवन वे संघर्षरत रहे। रेणु ने उपन्यास एवं कहानियों के अतिरिक्त अन्य विधाओं में लिखा, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं मैला आंचल, पड़ती पड़ी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे एवं पलटू बाबू रोड। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक एवं तीसरी कसम। संस्मरण में रिंजल धनजल, रिपोर्टाज में पटना की बाढ़, नेपाली की क्रांति की कथा। मैला आंचल रेणु जी द्वारा रचित एक सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है। इसमें सन 1945 से 48 तक की परिस्थितियों का चित्रण है। इसकी कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है। आंचलिक उपन्यासों की विधा में यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। 400 से ऊपर पृष्ठों का यह उपन्यास कथा को 2 भागों में कहता है। एक भाग है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का जीवन और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का। दोनों भाग क्रमशः 44 व 23 परिच्छेदों में विभाजित हैं। मैला आंचल के प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने की। आलोचना अप्रैल 1955 में मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई। मैला आंचल की कथा वस्तु के विकास में जिन पात्रों का योगदान रहा है, उनके विषय में हम संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। प्रमुख पुरुष पात्र में हैं तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, मेरीगंज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा कानूनी दांवपेच में माहिर व्यक्ति; डॉक्टर प्रशांत कुमार, कुशल एवं कर्मठ डॉक्टर, दीनों का हितैषी युवक तथा विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमली का प्रेमी पति; ठाकुर राम कृपाल सिंह, राजपूत टोले का प्रमुख व्यक्ति, अनपढ़ किंतु चतुर पुरुष; महंत सेवादास, मेरीगंज के मठ का विलासी एवं अंधा महंत, जिसके कोठारिन दासी लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध हैं; महंत रामदास, महंत सेवादास का शिष्य, बाद में मेरीगंज के मठ का महंत, दुर्बल चरित्र वाला व्यक्ति; कालीचरण, उपन्यास का सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ व्यक्ति, दुर्बलों का सहायक; बालदेव, कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता जो लक्ष्मी के प्रति अनुराग भाव रखता है; सुमरीत दास, मेरीगंज में बेतार के तार की भूमिका निभाने वाला प्रमुख व्यक्ति; चलितर कर्मकार, अपने जीवन काल में ही कहानी बना साहसी डकैत; ज्योतिकी, ज्योतिषी काका; कूप मंडूक, पंडित ओझा; खेलावन सिंह यादव, यादव टोली का प्रमुख व्यक्ति; बावन दास, गांधी जी का अनन्य भक्त, कांग्रेसी कार्यकर्ता। प्रमुख नारी पात्र में हैं कमला, विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री, डॉक्टर प्रशांत की प्रेयसी पत्नी; लक्ष्मी, कीचड़ में फंसा कमल; फुलिया, अनेक प्रेम प्रसंगों की नायिका बनी शिथिल चरित्रा युवती; राम पियरिया, महंत रामदास की दासी पत्नी बनी कुटिल युवती। गौण पुरुष पात्र में हैं तहसीलदार हरगौड़ी,
अपनी धूर्तता का शिकार हुआ भ्रष्ट तहसीलदार वासुदेव, कालीचरण का दाहिना हाथ समाजवादी कार्यकर्ता W.G. मार्टिन, मेरीगंज गांव के नए नामकरण का सूत्रधार अंग्रेज जिसकी प्रेरणा से गांव में मलेरिया सेंटर खुला है। प्यारू, डॉक्टर प्रशांत का कर्मठ सेवक। सोमा जट, खूंखार व्यक्ति कालीचरण का साथी। सिंहदास, कामुक एवं धूर्त साधु। राम किसनु बाबू, कांग्रेसी कार्यकर्ता। गौन नारी पात्र में है पार्वती मौसी, ग्रामीण वासियों के अंधविश्वास की शिकार विधवा नारी। मंगला, चरखा सेंटर की सहृदय मास्टरनी। आभा रानी, सहृदय कांग्रेस कार्यकर्ता। इस साहित्यिक रचना के मूल में निम्न उद्देश्य क्रियाशील रहे हैं: आंचलिक उपन्यासों की एक नवीन शिल्प विधा का सूत्रपात करना, प्रशांत जैसे कर्मठ एवं देश प्रेमी नवयुवकों का निर्माण करना, ग्रामीण जीवन की विसंगतियों को चित्रण करना, भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग एवं वर्ण की राजनीति का चित्रण करना, धार्मिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना, राजनीति जीवन की गतिविधियों एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण करना। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के कथावस्तु को। मैला आंचल आंचलिक उपन्यासों की विधा में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में घटित घटनाओं से संबंधित है। इस संबंध में मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नांकित उद्गार अवलोकनीय हैं। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान, आजकल का बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। आलोच्य उपन्यास प्रथम खंड तथा दूसरा खंड नामक दो खंडों में विभक्त है। इसकी कथा वस्तु पर संक्षेप में आगे प्रकाश डाला जा रहा है। प्रथम खंड आलोच्य उपन्यास के प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं। इन परिच्छेदों में कृतिकार ने उपन्यास की कथावस्तु के विभिन्न प्रसंगों को नियोजित किया है। इन परिच्छेदों में वर्णित घटनाओं का सार क्रमशः प्रस्तुत है। पहला परिच्छेद। इस परिच्छेद तथा उपन्यास की कथावस्तु का आरंभ सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि से संबंधित इस घटना की सूचना देते हुए नाटकीय ढंग से किया गया है। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरा चेथुरु को गिरफ्तार कर लिया है और लोबीन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। प्रस्तुत घटना का स्पष्टीकरण करते हुए रेणु ने दिखाया है कि सन 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में यद्यपि फौजियों का कोई उत्पात नहीं हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, तो भी जिले भर की घटनाओं की सूचनाएं अफवाहों के रूप में यहां पहुंचती रहती थी। पहुंचने वाली अफवाहें प्रायः इस प्रकार की होती थी: गोरे सिपाही किसी मोदी की लड़की को उठा ले गए, अतः सिख और गोरे सिपाहियों में इस बात को लेकर गोली चल गई है। अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़ सिंह। मालिक टोला के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद पूर्वोक्त बाल्टी संबंधी घटना को सुनकर सोचने लगे कि वह बाल्टी चोरी की होगी। इसके सर्वथा विपरीत राजपूत टोली में इस घटना ने यह रूप धारण कर लिया था। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं।
ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मज़ा निकलेगा, ज़रूर ज़मींदार का लगान वसूल कर खा गया है, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यही खबर जब गांव की यादव टोली में पहुंची तो उन्होंने उसका सारा दोस्त बलिया उर्फ बालदेव के सिर मटते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और कहने लगे, हमने पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। जब यह घटना गांव के विभिन्न वर्गों के लोगों में नाना रूपों में फैल रही थी, तभी तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी बकरा लेकर मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने जाते हैं और बिरंची को यह ताकीद करते हैं कि डाली में खर्च हुए 50 रुपयों को वह अपने टोले और लोबिन के टोले से एकत्र करके उनके पास पहुंचा दे। उपन्यासकार ने आगे दिखाया है कि जब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद डाली का सामान लेकर बाग में पहुंचे तो उन्हें बाग में ठहरे लोगों से ज्ञात हुआ कि वह मिलिट्री से संबंधित नहीं है, अपितु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमी हैं और पूर्णिया में एक मलेरिया सेंटर बनाने के संदर्भ में वहां आए हैं। वे बताते हैं कि इस बाग की ज़मीन बहुत पहले मार्टिन साहब द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी जा चुकी है। इसी समय राजपूत टोली और यादव टोली के लोग भी बाग में आ पहुँचे। यादव टोली के लोग तो बालदेव के हाथ और कमर में रस्सियां बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए थे। उन्हें आशा थी कि बालदेव फरार सुराजी कांग्रेसी है, अतः उसको पकड़वा देने पर गोरे साहब लोग प्रसन्न होकर 2-4 हज़ार रुपये इनाम देंगे, लेकिन इन्हें इनाम मिलने के स्थान पर फटकार सहन करनी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साहब ने जब यह पूछा कि इसे यहाँ बांधकर क्यों लाया गया है तो उन लोगों का उत्तर था, हुजूर यह सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेल खटकर आया है, इस गांव का नहीं चन्नपट्टी का है, यहाँ मौसी के यहाँ आया है, खद्दर पहनता है, जय हिंद बोलता है। साहब के किरानी ने जो बालदेव से परिचित था बताया कि यह रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। अभी तक ठाकुर राम कृपाल सिंह को इस तथ्य से बड़ी कुढ़न हो रही थी कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद साहब लोगों की ज़मीन की पैमाइश करने में सहायता करते हुए उनसे घनिष्ठता बढ़ा रहे थे, जबकि वह उपेक्षित से खड़े थे। इसलिए उन्होंने एक बार अवसर पाकर साहब को सलाम ठोकते हुए अपना परिचय दिया और यह आग्रह किया कि उन्हें भी किसी सेवा का मौका दिया जाए। साहब ने हंसते हुए कहा कि उन्हें तो सेवा की आवश्यकता नहीं है, हाँ गांव में जो मलेरिया सेंटर खुल रहा है वह उसमें सहयोग दें। जाते हुए साहब ने बताया कि 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री आ जाएगा। वे सभी लोग बांस, खड़, सुतली और अन्य आवश्यक चीज़ों का इंतज़ाम कर दें। तहसीलदार साहब, बालदेव और रामकृपाल सिंह ने हाथ जोड़कर इस तथ्य से सहमति व्यक्त की। बालदेव कुछ दूर तक साहब की गाड़ी के साथ उन्हें छोड़ने के लिए गया और उसने लौटकर बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ओवरसीयर प्रफुल्ल बनर्जी थे और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस के ऑफिस में किरानी था। दूसरा परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों के वर्णन से किया गया है। मेरीगंज में भी एक ऐसा ही गांव है जहां रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्वी की ओर बूढ़ी कोसी नदी को पार करके जाना पड़ता है। उपन्यासकार ने लिखा है कि लगभग 35 वर्ष पूर्व जब W.G. मार्टिन ने उस गांव में नील की कोठी की नींव जमाई थी, तभी आसपास के गांवों में ढोल पिटवाकर इस तथ्य की घोषणा करा दी थी कि आज से इस गांव का नाम मेरीगंज हो गया है। यदि कोई व्यक्ति उस गांव के पुराने नाम का भूल से भी नाम लेता था तो साहब उसे कोड़ों से पिटवाता था। हाँ, मार्टिन साहब जब अपनी परी जैसी सुंदर पत्नी को कलकत्ता से मेरीगंज लाए तो 1 सप्ताह बाद ही वह जड़ैया बुखार से पीड़ित हो गई। मेरीगंज में उचित इलाज न होने के कारण 3 दिन बाद
जब पूर्णिया से सिविल सर्जन को लाया गया तो उसके आने से पहले ही मेरी चल बसी थी। इस घटना के फलस्वरूप मार्टिन ने मेरीगंज में पोस्ट ऑफिस के पूर्व डिस्पेंसरी खुलवाने पर जोर देना आवश्यक समझा। वह इलाके के संबंधित अफसरों से इस मामले में मिला और डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। उन्हीं दिनों जर्मनी में कोयले से नील बनाने की पद्धति का आविष्कार हो गया, जिससे गोरे साहबों को नील की कोठियाँ बंद हो गई। मार्टिन तो इस दूहरे आघात के कारण विक्षिप्त हो गया और अंततः रांची स्थित पागलखाने में उसकी मृत्यु हो गई। मेरीगंज के लोग मार्टिन की नील की कोठरी को भुतहा कोठी कहने लगे और उनमें यह विश्वास घर कर गया कि जो कोई भी इस कोठी की ओर जाता है वह जीवित नहीं लौटता। मेरीगंज में सभी जातियों के लोग रहते थे। वहाँ के राजपूतों और कायस्थों के मध्य पुश्तैनी मनमुटाव चला आ रहा था। मेरीगंज में ब्राह्मणों की संख्या कम थी। हाँ, वे तृतीय शक्ति का काम करते थे। बाद में कुछ दिनों से गांव का यादव दल भी जोर पकड़ने लगा था। यदुवंशी क्षत्रियों द्वारा जनेऊ लेने के बाद भी गांव के राजपूतों ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1000 बीघा जमीन के मालिक थे। गांव की अन्य बस्तियों के लोग उनके मोहल्ले को मालिक टोला कहा करते थे, जबकि राजपूत टोली के लोग उसे कैथ टोली कहते थे। राजपूत टोली के मुखिया राम कृपाल सिंह थे। उनके परदादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे। महारानी काशी जाने से पूर्व उनके नाम 300 बीघा जमीन कर गई थी। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते थे। यादव टोली के मुखिया का नाम था खिलावन। आरंभ में ग्वाला, किंतु बाद में 150 बीघा जमीन का मालिक बन गया था। तीसरा परिच्छेद। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री मेरीगंज में डिस्पेंसरी बनाने के लिए आए तो बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। इस उत्साह के मूल में यह कारण विद्यमान था कि ओवरसियर साहब ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और ठाकुर राम कृपाल सिंह की उपेक्षा करते हुए उसी को देश का सेवक बताया था। यादव टोली के खिलावन सिंह ने बालदेव से क्षमा याचना करके बालदेव को रस्सियों से बांधकर ले जाने का व्यवहार के लिए उसे यादव टोली में रहने का आग्रह किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। बालदेव ने गांव के विभिन्न भागों में मिस्त्रियों के काम में उनका हाथ बटाने की ऐसी जोरदार वकालत की कि मजदूरी द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली जातियों के लोगों ने 7 दिन तक मुफ्त मजदूरी करने का वचन दे दिया। हाँ, वे लोग यह अवश्य चाहते थे कि गांव के मालिक लोग इनको इन दिनों की आधी मजदूरी दे दिया करें। बालदेव ने डिस्पेंसरी के संबंध में मालिक टोली के लोगों को मनाने की चेष्टा की तो उनका विभिन्न टोलियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से विरोध किया। राम कृपाल सिंह डिस्पेंसरी के निर्माण में इसलिए सहायता नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि डिस्पेंसरी के मुख्तियार विश्वनाथ और बालदेव थे। ब्राह्मण टोली अस्पताल बनाने का यह तर्क विरोध कर रही थी कि डॉक्टर लोग इलाज करने के स्थान पर बीमारियां फैलाते हैं और सुई लगाकर शरीर में जहर फैला देते हैं। उनका कहना था कि काला बुखार इन डॉक्टरों द्वारा ही फैलाया गया है तथा विलायती दवाओं में गाय का खून मिला रहता है। जब बालदेव शिव शंकर के यहाँ पहुँचा तो वे कहीं जाने के लिए घोड़े पर सवार हो चुके थे। हाँ, उनके लड़के हरगौरी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? सुना है कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बालदेव ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बाबू साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों का सेवक हैं। इस पर भी हरगौरी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप तो लीडर हो गए, अब कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? उसने घृणापूर्वक आगे कहा, कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक ना घोड़ा का दुम। बालदेव ने उससे इस नाराजगी का कारण जानने की चेष्टा की तो हरगौरी उबल पड़ा, उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। यह कहते हुए हरगौरी बालदेव को धक्का मारकर उठाने ही जा रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पिता ने भी दुखित स्वर में कहा, लीडरी करे या भोल टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उसने बालदेव से भी कहा कि वह हरगौरी को अपना छोटा भाई मानकर क्षमा कर दे। हरगौरी चकित था कि थोड़ी देर पहले तो सभी लोग बालदेव की निंदा कर रहे थे, अब उनको क्या हो गया। इतने में ही यह समाचार फैल गया कि गुअर टोली का कलिया पगला गया है और उसकी टोली के लोग बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं। इसका कारण यह बताया गया कि ग्वाला टोली में यह समाचार पहुंचा है कि हरगौरी ने बालदेव को जूतों से पीटा है। उसकी प्रतिक्रिया में कलिया अर्थात कालीचरण ने यह शपथ ली है हरगौरी का खून पिएंगे। इस बलवाई दल को शांत करने के लिए बालदेव दौड़ पड़ा और उसने उन लोगों से महात्मा गांधी की जय बुलवाकर उन्हें समझाया कि यदि लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो उसका अनशन करना पड़ेगा। उसने कालीचरण की बहादुरी की तो प्रशंसा की, किंतु उसे जोश में होश न खोने की भी सलाह दी। चौथा परिच्छेद। इस परिच्छेद में महंत साहब और उनके सेवक रामदास व उनकी दासी लक्ष्मी से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। महंत साहब सेवादास अपनी दासी एवं कोठरिन लक्ष्मी को जगाकर बताते हैं कि उन्हें साहब ईश्वर ने स्वप्न दिया है। लक्ष्मी उनकी बेबंदगी करके कुएं की ओर चली जाती है। रामदास महंत साहब के साथ बचपन से ही रहा है, उसमें भक्ति भाव तो नहीं है, हाँ वह सेवा अच्छी तरह से करता है और खंजरी बजाने में बेजोर है। बूढ़े महंत साहब प्रभाती को ठीक ढंग से नहीं गा पाते, किंतु लक्ष्मी साथ में गाकर संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातःकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब गीत की जब दूसरी पंक्ति भोर भयो अब भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। अपने स्वप्न का विवरण सुनाते हुए महंत जी बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में साहेब ने दर्शन देते हुए कहा था, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नयनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल कर के आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य जोत है। सो तुम्हारे गांव में परमार्थ का कार्य हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमार्थ का कार्य कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। महंत जी को स्वप्न में गांव का भंडारा करने का तथ्य पूरे गांव में फैल गया और उसके बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी भिन्न भिन्न रही। यादव टोली के किस्नू ने कहा, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलीन रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलीन नहीं दासीन है, किसी और को सिखाना। वह आगे कहता है, कहाँ वह बच्ची, कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। वैसा ही चांडाल है यह रामदास दसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना, पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा मासिक वेतन बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। लक्ष्मी को लेकर महंत सेवादास की इतनी बदनामी हो जाती है कि किस्नू के अनुसार बहुत से लोग उसे प्रणाम बंदगी भी नहीं करते और कहते हैं, धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। महंत सेवादास द्वारा भंडारा किया जाना इस दृष्टि से असंभव ही लग रहा था कि गांव के ब्राह्मण अन्य जातियों के साथ बैठकर
खाने को तैयार नहीं थे, जबकि यादव टोली का आग्रह था कि भंडारे का प्रबंध बालदेव को नहीं करना चाहिए। बालदेव ने भंडारे के प्रबंध से हटना चाहा तो लक्ष्मी ने इस तथ्य का यह कहकर विरोध किया कि यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। यह सुनकर बालदेव ने लक्ष्मी की ओर देखा तो वह लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में खो गया, आंखों में समा गया। बालदेव शायद। पांचवा परिच्छेद का आरंभ गांव के लोगों की मठ पर हुई सभा के वर्णन से किया गया है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं कि मैं तो अस्पताल के कार्य में ओवरसियर साहब के कहने से सहायता कर रहा हूँ। हम अपने मन से तो अगवा नहीं बनने हैं। न तुम ही बताओ खिलावन भाई। ब्राह्मण वर्ग के प्रतिनिधि बूढ़े ज्योतिषी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने। हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा और यह अस्पताल। अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएंगे तो समझना। इसी अवसर पर लक्ष्मी पंच परमेश्वरों को संबोधित करती हुई कहती है, परमार्थ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो सात्सर पुराण पढ़े हैं, यज्ञ भंग करने वालों को पुराणों में क्या कहा गया है सो तो जानते ही हैं। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहेब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। इस अवसर पर बालदेव को भी भाषण झाड़कर ग्रामवासियों पर अपना सिक्का जमाने का मौका मिल गया। अतः उसने बताया कि आंदोलन में भाग लेते समय किस तरह अन्य लोगों के साथ साथ उसको भी बुरी तरह पीटा जाता था और पानी मांगने पर मुंह में पेशाब कर दिया जाता था। जब उसने अपनी कमीज़ हटाकर शरीर पर पड़े दाग दिखाए तो लोग कह उठे, अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है, धन्य है। अपनी प्रशंसा से प्रफुल्लित होकर बालदेव ग्रामवासियों को धमकी से देते हुए कहने लगा, आप लोग अपने गांव में सेवा करने दीजिएगा, हम चनपट्टी चले जाएंगे। वहां आश्रम है, घर घर चरखा कड़घा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। हम मेरीगंज को चनपट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। इस अवसर पर बालदेव ने कस्तूरबा स्मारक निधि की मीटिंग से संबंधित एक अंग्रेजी में टाइप की हुई चिट्ठी भी दिखाई। इससे गांव वालों में खुसर फुसर होने लगी कि चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा ज़रूर। इस तथ्य के प्रकाश में राम कृपाल सिंह ने बालदेव से गांव ना छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने तहसीलदार साहब का आह्वान किया कि आओ हम लोग पहले की तरह फिर से मिल जाएं। गांव के लोग प्रसन्न होकर सिंध साहब की बम भोलानाथ कहकर प्रशंसा करने लगे। सिंह जी ने तहसीलदार साहब को हाथ पकड़कर उठा लिया और दोनों गले मिलने लगे। इस मेल मिलाप का खिलावन सिंह यादव पर उल्टा ही असर हुआ। उसे बालदेव पर भी क्रोध आया कि दुनिया भर का ज्ञान बघाड़ते रहने पर भी वह यह क्यों नहीं समझ पाया है कि सिंह साहब तहसीलदार से मेल क्यों बढ़ा रहे हैं। यादव साहब की खिन्नता को ज्योतिषी जी भांप गए, जो स्वयं भी खिन्न थे। महंत सेवादास ने बालदेव को बीजक पढ़ने के लिए रोक लिया। जब लक्ष्मी उसके समीप लालटेन रखने आई तो बालदेव को ऐसी अनुभूति होने लगी कि लक्ष्मी के शरीर से दुर्गा मंदिर की तरह की गंध आती है, मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। छठे परिच्छेद का आरंभ बालदेव के हृदय में लक्ष्मी के इन उद्गारों को लेकर मचने वाली उथल पुथल से किया गया है। आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी, प्रसाद। लक्ष्मी के शरीर की सुगंध एक एक करके बालदेव के नेत्रों के समक्ष अपने बचपन के चित्र उभरने लगे। बालदेव को स्मरण हो आया
कि उसके पिता की उसके बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। फिर भी उसकी माता उसको अनाथ नहीं कहने देती थी। माँ की मृत्यु के पश्चात वह अजोधी भगत और उनकी बुढ़िया पत्नी के यहाँ रहता हुआ उनकी भैंस चराया करता था। दोनों ही प्राणी बड़े क्रूर थे और उसकी थप्पड़ों, छड़ी और लाठी से पिटाई करते थे। हाँ, उनकी बेटी रूपमती दयालु थी और वह अपने माँ बाप से छिपकर बालदेव को अच्छा भोजन दिया करती थी। तदंतर उसको वकील राम किस्नू बाबू और उनकी पत्नी माए जी की याद आती है। उनकी वकालत बड़ी अच्छी चलती थी, किंतु महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और गाँव में घूमकर कांग्रेस का प्रचार कार्य करते थे। बालदेव ने उनके प्रभाव के कारण ही सुरनियों में नाम लिखाया था। माए जी इतनी दयावान थी कि एक बार जब बालदेव को बुखार आया तो वे उस पर रात के 12 बजे तक पंखा झलती रही थी। दुर्भाग्यवश वे उसके 2-3 वर्ष के उपरांत ही विधवा हो गई थी और उन्होंने काशीवास के लिए जाते समय बालदेव को समझाया था, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। प्रातःकाल हुआ तो खिलावन बाबू ने अपने कल के गुस्से को बालदेव पर प्रकट कर ही दिया। कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई, अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे सादे आदमी, कलिया पर नज़र रखना। कालीचरण के नेतृत्व में गांव के जुलूस निकाला जाता है, जिससे इससे चिढ़कर ज्योतिषी काका भी कहते हैं, खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा, देखिएगा, गांव के लौंडे सब आज फुच्च फच्च कर रहे हैं। 7वां परिच्छेद। गांव की नवनिर्मित डिस्पेंसरी में नियुक्त डॉक्टर प्रशांत कुमार का नौकर प्यारू आता है तो सभी गांव वाले उसको घेर लेते हैं। वह डॉक्टर साहब की मेज कुर्सी सजाने के बाद गमछा साबुन का प्रबंध करता है। गमकौआ सुगंधित साबुन के लिए तहसीलदार साहब की बेटी कमली की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि पूरे गांव में मात्र वही गमकौआ साबुन से नहाया करती है। सारा गांव महक रहा है। तहसीलदार साहब के अहाते में हलवाई सुबह से ही पूरी जलेबी बना रहे हैं। सिंह साहब अपनी हास्यवृत्ति का परिचय देते हुए खिलावन को पकड़ लाते हैं और कहते हैं, तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है, भोज खाने के पहले ही अन्नसर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा, तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ, जाकर देखा तो काक भुसुंडी इसके कान में मंतर पड़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहेब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ, कहना कि 8वां महीना है। गांव के लोगों में हंसी मजाक लगातार चल रहा था। डॉक्टर साहब के आने की खबर आते ही सभी अपना अपना कामकाज छोड़कर जमा हो गए। जैसे ही डॉक्टर प्रशांत आए, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने भी हंसते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वे अपने साथ रेडियो भी लाए हैं। बालदेव उनका गांव के लोगों से परिचय कराता है। लक्ष्मी के पूछने पर प्रशांत द्वारा बताया जाता है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सेवादास द्वारा प्रशांत से मठ पर आने का आग्रह किया जाता है। 8वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ लक्ष्मी के इस स्वगत चिंतन के साथ हुआ है कि डॉक्टर प्रशांत की तरह इस संसार में उसका भी कोई नहीं है। वह यह भी विचार करती है कि डॉक्टर को देखकर वह पिघल क्यों गई थी। वह मन ही मन कहती है, यह अच्छी बात नहीं, सद्गुरु मुझे बल दो। उसको अपने बचपन की याद आती है तो वह स्मरण करती है कि किस प्रकार महंत साहब की पुकार सुनकर वह कुनमुनाती हुई जगा करती थी। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सद्गुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सद्गुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी अंधे महंत की पकड़ से छूटने का विफल प्रयास करती है, किंतु यह देखकर भौचक्की रह जाती है कि उनके प्राण पखेरु
उड़ गए हैं। महंत सेवादास की मृत्यु से लक्ष्मी को मठ सूना सूना प्रतीत होता है और वह अब उनके महत्व को समझ पाई है। वह स्वयं को कोसती है कि उसी के कारण महंत सेवादास सन्मार्ग से च्युत हो गए थे। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। उसे सांत्वना देने के लिए जब बालदेव आता है तो वह उसके संबंध में कह गए महंत जी के इन शब्दों को याद करती है। शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है, असल त्यागी यही लोग है लक्ष्मी। लक्ष्मी बालदेव से जब यह आग्रह करती है कि वह कंठी ग्रहण कर ले तो बालदेव इस प्रस्ताव को यह कहकर टाल देता है। कोठारिन जी, असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहर की चीज़ है। हाँ, अंततः वह कंठी लेना स्वीकार कर लेता है और लक्ष्मी उसको अपना बीजक दे देती है। बालदेव को लक्ष्मी के बीजक से भी उसके शरीर की नशीली गंध की अनुभूति होती रहती है। उसका मन लक्ष्मी को देखते ही पवित्र हो जाता है। 9वां परिच्छेद। उपन्यास का 9वां परिच्छेद डॉक्टर प्रशांत कुमार के जीवन वृत्तांत से संबंधित है। वह अपनी जाति डॉक्टर बताता है तथा स्वयं को बंगाली या बिहारी आदि बताने के स्थान पर हिंदुस्तानी बताता है। प्रशांत को अपना कुल सील ज्ञात भी नहीं था क्योंकि उसकी मां ने नवजात प्रशांत को बाढ़ मगना कोशी नदी में बहा दिया था। हाँ, उस शिशु को नेपाल से भागे उपाध्याय जी ने बचा लिया था और उसका एक बंगाली डॉक्टरनी द्वारा पालन पोषण किया गया था। उसने पटना के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी, किंतु उसके डॉक्टर बनने से ही पूर्व ही उसकी पोषक माता स्वर्ग सिधार गई थी। सन 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो प्रशांत ने आग्रह करके अपनी नियुक्ति मेरीगंज के नवनिर्मित मलेरिया सेंटर में करा ली। प्रशांत के इस आग्रह के संबंध में उसके सभी डॉक्टरों की प्रतिक्रिया थी कि वह बेवकूफ़ है, किंतु उसके प्रिंसिपल ने कहा था, तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। प्रशांत का स्टीमर चलने ही वाला था कि उसकी सहपाठिन ममता ने उसको प्रेमपूर्वक झिड़कते हुए कहा था, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया, तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। उसने अपने रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर उसके सिर से छुपाते हुए कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है, बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे, पहुँचते ही पत्र देना। 10वां परिच्छेद। प्यारू के संबंध में ममता को लिखे पत्र में प्रशांत ने लिखा कि तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गांव के लोगों के बारे में उसने लिखा कि कहने को तो ये लोग अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हैं, किंतु जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, ये हम तुम जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। प्रशांत पत्र लिख ही रहा था कि उसको तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अपनी बेहोश लड़की के इलाज के लिए बुलाने आए। प्रशांत उसको सुई लगाने के लिए अपनी सिरिंज ठीक कर ही रहा था कि कमली ने आंखें खोल दी और सुई लगवाने से इनकार कर दिया। उसको दवा भेजी गई तो उसने दवा पीने से भी इनकार कर दिया। तहसीलदार के नौकर से ज्ञात हुआ कि कमली की सगाई 3 स्थानों से छूट चुकी है और अब कोई लड़के वाला उससे विवाह करने को तैयार नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद चाहते हैं कि किसी पचवड़िया कायस्थ को अपना घर जमाई बना लिया जाए। तभी कमली के बेहोश होने की सूचना मिलती है और होश में आने पर वह प्रशांत के कहने से दवा पी लेती है। कमली के बारे में प्रशांत ममता को पत्र में लिखता है, केस अजीब है, हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती है। 11वां परिच्छेद। इसका आरंभ तंत्री माँ टोली में होने वाली सुरंगा सदा ब्रिज की संगीतात्मक कथा के वर्णन से किया गया है। कथा को पुरैनिया स्टेशन से आया खलासी सुना रहा है, जो जादू टोना भी जानता है।
यह खलासी 1 साल से महंगू दास की बेवा बेटी फुलिया से सगाई करने के लिए चक्कर लगा रहा है, किंतु अभी तक उसकी बात नहीं बन पाई है। रमजू दास की पत्नी तंत्रीमा टोली की स्त्रियों की सरदार है। उससे ऊंची जाति के लोग भी डरते हैं, क्योंकि उसने एक बार सिंह जी का मुंह बिगाड़ दिया था। टोली की जवान लड़कियां चूँकि उसकी मुट्ठी में रहती है, अतः उसको खुश करने के लिए खलासी उसके लिए गिलट के कंगन लाया है। फुलिया उससे विवाह के लिए इच्छुक होते हुए भी माँ बाप के भय के कारण अपना मुंह नहीं खोल पाती। कंगन पाकर रमजूदास की स्त्री खलासी का पक्ष लेते हुए फुलिया की माँ को भड़काती है। अरे फुलिया की माएँ, तुम लोगों को ना तो लाज है और ना धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय की बराबर है, मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाए। फुलिया की माँ भी कम नहीं थी। उसने भी उसको आड़े हाथों लेते हुए और उसका अनुचित संबंध खलासी से जोड़ते हुए कहा, हाथ में कंगना तो चमका रही हो, खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया खलासी से कहती है कि यदि उसके माता पिता उसका चुमौना विवाह उसके खलासी के साथ नहीं करेंगे तो वह उसके साथ भाग जाएगी। 12वां परिच्छेद। महंत सेवादास की मृत्यु हो जाने के कारण रामदास को महंती की चादर देने के लिए आचार्य गुरु आने वाले थे। इसी महंती के अवसर पर महंत बनने वाले व्यक्ति के लिए यह शर्तें लिखी जाती थी कि वह लंगोटा बंद रहकर सद्गुरु के स्थल की रक्षा करेगा, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेगा और कोई दासी रखैल नहीं रखेगा। नए महंत को 900 बीघा की जमींदारी का मालिक बन जाना था। यही कारण था कि आचार्य गुरु का संदेश लेकर आने वाले लरसिंह दास के मुंह में स्वयं महंत बनने की इच्छा से पानी भर आया। इसका अन्य कारण लक्ष्मी का शाप भ्रष्ट अप्सरा जैसा सौंदर्य भी था। उसने लक्ष्मी पर डोरे डालने का प्रयास भी किया, किंतु लक्ष्मी ने उसे अच्छी तरह लताड़ दिया। लरसिंहदास साधु होने से पूर्व एक भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति था और वह सोनमतिया कहारिन की बेटी रधिया को भ्रष्ट कर चुका था। उसने नौटंकी में नौकरी करने के साथ ही गांजे की तस्करी भी की थी। उसको जब लक्ष्मी ने फटकारा तो वह कुटिल चाल का आश्रय लेकर कहने लगा कि वह आचार्य गुरु को गाली दे रही है। यह सुनकर लक्ष्मी और भी बिगड़ उठी और गरज कर बोली, रामदास, गर्दनियाँ देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं, राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो कि आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देखता था। शैतान। रामदास उसे धक्का मारकर भगा देता है। 13वां परिच्छेद। जो ज्योतिषी जी को ही नहीं, गांव के सभी लोगों को लगता है कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। एक कारण यह था कि स्टेट का सर्किल मैनेजर तहसीलदार विश्वनाथ को उन लोगों पर नालिश करने के लिए कहता है जिन पर 1 साल का भी लगान बकाया है। उधर राम कृपाल सिंह और ज्योतिषी काका यादव टोली के लोगों द्वारा सीना तान कर चलने और प्रणाम पाती भी न करने से चिढ़े हुए थे। सिंह साहब तो कभी कभी यह भी सोचते थे कि हर गौरी द्वारा बताए हुए काली कुर्ती वालों को गांव में क्यों ना बुला लिया जाए तो लाठी चलाना सिखाएंगे। लरसिंहदास मेरी गंज के घर घर जाकर यह प्रचार करने लगा कि मठ की महंती आचार्य गुरु को मिलनी चाहिए। महंत की रखेलिन या दासी को मठ के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। उधर तंत्रीमा टोले में पंचायत कर यह निर्णय लिया गया कि टोले की कोई भी औरतें बाबू टोले के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। उनकी देखा देखी गहलौत छत्री, कुर्म छत्री, पोलिया टोले, धनुकधारी और कुशवाहा छत्री टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी कि उनकी स्त्रियां बाबू टोले में काम करने नहीं जाएंगी। कालीचरण का अखाड़ा भी जोड़ों पर है और कीर्तन मंडली भी। बालदेव को अखाड़ा पसंद नहीं।
क्योंकि उसे लगता है कि शरीर में अधिक ताकत होने पर हिंसावाद का भय रहता है। 14वां परिच्छेद। 14वें परिच्छेद का आरंभ गाड़ीवानों के निम्न गीत के परिप्रेक्ष्य में होता है। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फरके से, कब होई यह गवनवा हमार रे भौजिया। कमली की अंतर्व्यथा से ज्ञात हुआ कि उसकी तो कोई भौजी ही नहीं है, अतः वह अपनी पीड़ा किससे व्यक्त करे। अपने इलाज के संबंध में वह डॉक्टर प्रशांत की ओर आकृष्ट हो चुकी है और उसकी मुस्कान को बड़ी जानलेवा स्वीकार करती है। उसके प्रति इस दृष्टि से रुष्ट सी है कि प्रशांत उसके दिल की बीमारी को क्यों नहीं समझता। वह उसको मिट्टी का माधव कहने लगती है। डॉक्टर प्रशांत रोज़ शाम को तहसीलदार के यहाँ चाय पीने आता है। एक दिन कमली उससे भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है, मिर्च मसाला नहीं खाते, उबली हुई चीज़ें खाएंगे, यही ना। प्रशांत सोचता है कि कमली का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि शीला यहाँ होती तो इसको भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर पहुँचा हुआ रोग बताती। 15वां परिच्छेद। सुमृत दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, यद्यपि वह कभी कभी बड़े पते की बातें बताता है। उसकी सूचना है कि लरसिंह दास को कलेक्टर ने महंत स्वीकार कर लिया है। यह सूचना भी दे देता है कि बालदेव को कपड़ा, मिट्टी का तेल या चीनी की पर्चियाँ देने का काम मिला है। इससे पूर्व लोग पर्चियाँ लेने के लिए 10 कोस दूर कमलदाहा में मुस्लिम लीगी नेता कमरुद्दी बाबू के पास जाते थे। हर किसी को पर्चियाँ फिर भी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कमरुद्दी इन चीज़ों को ब्लैक में बेच देता था। खलिहान खुलने के अवसर पर बिदापत नाच का आयोजन किया जाता है, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर लिबडू पासवान है। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खलिहान में जमा होकर इस नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। ज्योतिषी जी इस नाच को देखने नहीं आते, क्योंकि उनका पुत्र बिदापत नाच का समाजी है और वे यह नहीं सहन कर सकते कि बामन नाचे, तेली तमाशा देखे। वे सोचते हैं कि उनका पुत्र रामनारायण कुपुत्र है। 16वां परिच्छेद। खिलावन यादव के दरवाजे पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि वहाँ बालदेव चीनी, तेल और कपड़े की पर्चियाँ बांटता है। जिला सेक्रेटरी का आदेश आता है कि चूँकि मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, अतः बालदेव को उनकी सभा के लिए झंडा, पतक्का और जत्था ले जाना होगा। बालदेव द्वारा लाए गए बच्चों, औरतों और मर्दों के जत्थे से प्रसन्न होकर उसे जिला कमेटी के मेंबर बना दिया जाता है। कालीचरण और वासुदेव को कोई कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अलग ले जाकर कामरेड कहकर संबोधित करता है और पूछता है कि गांव में किस जाति के लोगों की अधिक संख्या है। बालदेव से कटा सा रहने के कारण कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाता है। पार्टी के जिला मंत्री कालीचरण को लाल पताका की एक कॉपी और एक झंडा देते हुए कहते हैं कि वह गांव में जाकर मेंबर बनाए। कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यह पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था, बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, यह गाना नहीं सुने हो, वही पार्टी है। इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। बालदेव जी तो बुर्जुआ है, पूंजीवाद है। 17वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ काशी के 30 चेलों के साथ आने वाले आचार्य गुरु के वर्णन से किया गया है। उनके साथ आया एक नागा साधु बड़ा ही क्रोधी दिखाया गया है, और चूंकि लरसिंह दास ने उसके कान भर रखे हैं, अतः वह लक्ष्मी को फटकारते हुए कहता है, हरामजादी रंडी, मैं समझती क्या है रे? ए दुनिया को मैं तय अंधा समझती है। बोल छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है, तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं। बोल साली कुत्ती।
साधु का रगत बहाती है और बाबू लोगों से मुंह चटवाती है। इसी प्रकार वह रामदास को भी फटकारते हुए कहता है, सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महत्त बनेगा रे। आ इधर तुझको खड़ाऊं से टिका दे दूं महंती का, तेरी बहान का, खटाक तेरी माँ को, खटाक खसियारे का बच्चा, जा लग्घर लाकर धूनी में डाल। लक्ष्मी फरियाद लेकर बालदेव, खिलावन और सिंह आदि सभी लोगों के पास जाती है, किंतु कोई भी उसकी सहायता करने का आश्वासन नहीं देता है। हाँ, जब वह रो रो कर कालीचरण को नागा बाबा की करतूतें सुनाती है तो वह उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। आचार्य गुरु द्वारा लरसिंह दास को महंत नियुक्त करने के कागज पर गांव के सभी प्रमुख व्यक्ति तो हस्ताक्षर कर देते हैं, किंतु इसका विरोध करते हुए कालीचरण कहता है कि जिस मठ के लिए हमारे बाप दादों ने ज़मीन दी थी उसका महंत हम एक नंबरी बदमाश को नहीं बना सकते। नागा साधु कालीचरण को माँ बहन की गालियाँ देते हुए कुल्हाड़े से काट डालने की धमकी देता है। इस पर कामरेड वासुदेव अपनी साथियों के साथ इस नागा साधु पर पिल पड़ता है, जिससे वह भाग जाता है। लरसिंह 4 चपत खाकर ही महंती से तौबा कर देता है और रामदास को महंती की चादर प्रदान कर दी जाती है। टीके के पश्चात कृतज्ञ लक्ष्मी कालीचरण को अंदर बुलाती है तो वह अपने उस्ताद की चीख याद करके उससे भी 5 हाथ से अधिक दूर खड़ा होता है। 18वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में पार्वती की मां को गांव की स्त्रियां द्वारा डायन समझने के तथ्य का वर्णन किया गया है। सुमृत दास उसको गांव का ऐसा लेडी डॉक्टर बताता है जो 5 महीने के गर्भ को भी बड़ी सफाई से गिरा देता है। गीताष्टमी की रात को लोगों ने उसको एक बच्चा गोद में लेकर नग्न नृत्य करते देखा है। डॉक्टर प्रशांत उससे मौसी का संबंध स्थापित करके उसे हलवा बनाकर खाता है तो गांव की स्त्रियां प्रशांत का अमंगल होने की भविष्यवाणी कर देती है। कालीचरण प्रशांत को लाल सलाम करते हुए यह सूचना देता है कि मेरीगंज कोठी के बगीचे में पूर्णिया की सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग होगी। 19वां परिच्छेद। सोशलिस्ट पार्टी की सभा में संभ्रांत लोग बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं, क्योंकि वे उस पार्टी को जमीन जोतने वालों की पार्टी समझते हैं। कालीचरण उनको समझाता भी है, जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो। उसी सभा में कामरेड सैनिक जी भाषण देते हुए कहते हैं, यह जो लाल झंडा है आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इनकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है। यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। देखते ही देखते सोशलिस्ट पार्टी के 300 मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि सैनिक जी ने अपने भाषण में यह भी कहा था, मिलों की चिमनियां आग उगलेगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा, ज़मीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। इस सभा में बालदेव भी भाषण देना चाहता है, किंतु कामरेड वासुदेव उसे रोकते हुए कहता है, बालदेव जी, आपका विख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं। आप पूंजीवादी हैं, इस सभा में आप नहीं बोल सकते। सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में सिपहिया टोली के किसी बच्चे तक ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनके टोली में कटिहार से काली टोपी वाले दल के संयोजक जी आ गए हैं, जो उनको लाठी भाला चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। 20वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ कमली की प्रशांत संबंधी प्रेमाशक्ति से किया गया है। वह प्रशांत को प्राणनाथ
संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उन्हें फाड़ती रहती है। डॉक्टर प्रशांत घोड़ा करैत नामक एक बड़े ही जहरीले सांप से बाल बाल बच जाता है। 2.5 हाथ लंबे सांप के आगमन को गांव की स्त्रियां पार्वती की डाइन माँ का कुप्रभाव बताती है, क्योंकि डाइन का मंत्र भी 2.5 अक्षर का ही हुआ करता है। डॉक्टर प्रशांत इस अंधविश्वास को नकारते हुए मौसी के घर नृत्य जाता रहता है। उसे लगता है कि कमली की दशा भी सुधरती जा रही है। उधर कमली ने अपनी नल दमयंती की किताब में स्थल स्थल पर नल को काटकर प्रशांत और दमयंती को काटकर अपना नाम लिखा हुआ है। कटिहार से लौटकर आए तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद डॉक्टर प्रशांत को बताते हैं कि वे तहसीलदारी रूपी पाप की गठरी को अपने सिर से उतारकर फेंक आए हैं, क्योंकि यह तथ्य उन्हें स्वीकार नहीं था कि उन किसानों पर भी नालिश कर दे जिन पर मात्र 1 वर्ष का ही लगान बकाया था। 21वां परिच्छेद। 21वें परिच्छेद में सहदेव मिसर को फुलिया के घर में घुसते ही पकड़ लिए जाने और उसको रात भर बांध कर रखने का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन इस संबंध में पंचायत होने की घोषणा होती है तो ब्राह्मण यह धमकी देते हैं कि यदि राजपूतों ने इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो वे ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। पंचायत आरंभ हुई तो फुलिया ने बताया कि उनकी आंख तो तब खुली थी जब लोग सहदेव मिसर को पकड़कर हल्ला मचा रहे थे। सहदेव ने मंगू दास के घर आने का कारण यह बताया कि वह खेत की रखवाली के लिए उसे जगाने आ रहा था। रास्ते में मैंने रबिया और सोनमा को चोरी से शकरकंदी उखाड़ते पकड़ा था, जिससे इन लोगों ने तेतरा और नक्शेदिया के साथ मिलकर झूठा हल्ला मचा दिया है। मंगू भी यह स्वीकार कर लेता है कि उसको सहदेव ने आकर जगाया था। इस प्रकार सारा मामला सुलझा हुआ मानकर सिंह जी कहते हैं कि अब पंच लोग ही फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण इसको अन्याय मानता है कि एक ही ओर के लोगों से बातें पूछी गई है। वह कुछ पूछना चाहता है तो ज्योतिषी जी कह देते हैं कि वे कालीचरण को पंच ही नहीं मानते। हाँ, वोटिंग कराने पर कालीचरण को पंच मान लिया जाता है और उसको धमका फुसला कर पूछने पर फुलिया सच सच सब बता देती है। ज्योतिषी जी ताव में आकर कालीचरण से कहते हैं कि वह अपनी माँ से जाकर पूछे कि वह किसका बेटा है। इस पर वासुदेव चिल्लाकर कहता है कि ज्योतिषी जी अपनी स्त्री से जाकर पूछे कि उसके गर्भ में किसका बच्चा है। इसी समय काली टोपी वाले संयोजक जी सीटी बजाते हैं, जिसे सुनकर 15-20 लठैत राजपूत नौजवान सभी को घेर लेते हैं और सिंह साहब पंचायत की बैठक को स्थगित करके चले जाते हैं। कालीचरण फैसला सुनाता है कि मंगू अपनी बेटी का चुमौना विवाह खलासी के साथ कर दे और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों पर नज़र रखें। 22वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में नवनियुक्त महंत रामदास की लक्ष्मी की ओर आसक्ति बढ़ती जाने का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी उसको समझाती है, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए, आप मेरे गुरु बेटा हैं, मैं आपकी गुरु माई। बालदेव लक्ष्मी से गांव में चरखा सेंटर खोलने के लिए सहायता मांगता है। रामदास को बालदेव फूटी आंख भी नहीं सुहाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में बालदेव की दृष्टि बड़ी मैली है। हाँ, लक्ष्मी का हृदय बालदेव को देखकर चंचल हो उठता है। वह उसको एकदम सरल सच्चा साधु समझती है, जिसके दिल में ज़रा भी मैल नहीं है। 23वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ महंगाई के कारण लोगों के परेशान हो रहने के तथ्य से किया गया है। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में मोहनदास नामक कार्यकर्ता आ जाता है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने सन 1942 में गोरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। संयोजक जी अपने बौद्धिक भाषणों में इस तथ्य पर जोर देते हैं कि आर्यवर्त में शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं,
कामरेड वासुदेव लाल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार करता रहता है। सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार कार्य में सहायता के लिए कालीचरण से जब चलितर कर्मकार आकर मिलता है तो गांव में आतंक छा जाता है, क्योंकि चलितर कर्मकार बम पिस्तौल चलाने में इतना माहिर है कि उसके नाम से गोरी मिलिट्री भी पेशाब करने लगती है। गांव वाले सोचते हैं बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी, हाथी के आगे पिद्दी। 24वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में होली का त्यौहार आने पर गांव के लोगों द्वारा कर्ज ले लेकर त्यौहार मनाने की तैयारी का वर्णन किया गया है। कमली भी प्रशांत पर रंग डालती है तो प्रशांत भी उसके सिर पर अबीर उड़ेल देता है। 25वां परिच्छेद। प्रस्तुत परिच्छेद का आरंभ बावनदास की इस दुश्चिंता के साथ किया गया है कि भारत माता अब भी रो रही है। कांग्रेस पार्टी में तरह तरह के भ्रष्ट लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए वह बताता है कि पिकेटिंग के समय कांग्रेस के वॉलेंटियरों को पीटने वाला चांदमाल मारवाड़ी का बेटा सागरमल नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है, जबकि नेपाल से लड़कियां भगाकर लाने वाला दुलार चंद कापड़ा कटहा थाने का सेक्रेटरी है। बावनदास अपने नाम के अनुरूप ही 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवले रंग, मोटे होंठ तथा मोटी और भोंडी आवाज़ का धनी व्यक्ति है। उसने जब एक बार चंदे के रुपयों में से 2 आने की जलेबियां खा ली थी तो वह फूट फूट कर रोया था और 2 दिन उपवास करके आत्मशुद्धि की थी। इसी प्रकार तारावती देवी के प्रति कामोत्तुर हो जाने के पाप का प्रायश्चित उसने 7 दिन का उपवास करके किया था। 26वां परिच्छेद। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा तहसीलदारी से त्यागपत्र दे दिए जाने पर शिवशंकर सिंह के पुत्र हरगौरी को नया तहसीलदार बनाया जाता है। यहाँ यह तथ्य भी बताया गया है कि विश्वनाथ के पिता 5 रुपये मासिक पर तहसीलदार नियुक्त हुए थे और 3 साल के अंदर ही 80 बीघा उपजाऊ जमीन के मालिक बन गए थे। वे बड़े ही क्रूर थे और लगान देने में देर हो जाने पर किसानों को जोकों से भरे गड्ढे में खड़ा कर देते थे। 27वां परिच्छेद। डॉक्टर प्रशांत को इस परिच्छेद में यह तथ्य स्वीकार करते चित्रित किया गया है कि आदमी के शरीर में अगम अगोचर जैसी कोई चीज़ दिल है, जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं है, जबकि इससे पूर्व वह कहा करता था दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। इसी परिच्छेद में प्रशांत के मुख से वह गीत निकलता है जो प्रस्तुत उपन्यास के नामकरण का मूलाधार है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गांव में हैजा फैलने की आशंका हुई तो कुओं में लाल दवाई मुश्किल से ही डाली जा सकी। हैजे के टीके लगाने के लिए तो प्रशांत को कालीचरण के स्वयंसेवकों की सहायता लेनी पड़ी, जो लोगों को बलात् पकड़ लाते थे। प्रशांत कमली को अस्पताल दिखाने ले जाता है तो गांव की स्त्रियां उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। 28वां परिच्छेद। डॉक्टर प्रशांत द्वारा हैजे के रोग से आसपास के गांव वालों को बचा लिया जाता है तो लोग उसकी देवता कहकर प्रशंसा करने लगते हैं। कमली प्रशांत से रूठ जाती है क्योंकि वह 15 दिन तक उसके घर नहीं जा पाता। हाँ, जब प्रशांत के मुरझाए हुए मुख को देखती है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब वह प्रशांत को तुम कहने लगती है। 29वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में बिहार के सिरवा और सतुवानी पर्व का वर्णन किया गया है। प्रथम पर्व पर मछलियां पकड़ने का रिवाज है, जबकि दूसरे पर्व के दिन लोग सत्तू खा कर रहते हैं। हाँ, मछली पकड़ने के अवसर पर झगड़े की आशंका है क्योंकि ज़मींदार ने परमान नदी पर मिलिट्री बुलाकर तैनात करा दी है। दूसरी तरफ कालीचरण का ऐलान है कि हम प्रति वर्ष की भांति इस बार भी मछलियां पकड़ेंगे। कपड़े, चीनी की पर्चियां बांटने का काम विश्वनाथ प्रसाद को मिल जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसा परिवर्तन बालदेव के द्वारा ब्लैक के करने के कारण हुआ है।
लक्ष्मी बालदेव की सूखी काठी देखकर बड़ी चिंतित होती है और भंडारी से कहकर उनको घी, दूध और मलाई खिलाती है। बालदेव का आना रामदास को अच्छा नहीं लगता, जबकि उसके न आने पर लक्ष्मी का दिल धड़कने लगता है। 30वां परिच्छेद। डॉक्टर प्रशांत की अखिल भारतीय मेडिकल गजट में प्रकाशित रिसर्च रिपोर्ट की भारत के 5 प्रख्यात डॉक्टरों द्वारा सराहना की जाती है। उसे ममता की प्रशंसा भरी यह चिट्ठी मिलती है कि वह पटना मेडिकल कॉलेज की देन है। वह प्रशांत की प्रेरणास्पद पत्र लिखती रहती है। ममता दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद की पुत्री है और उसकी पहुंच मिनिस्टरों से लेकर झोपड़ियों तक है। 31वां परिच्छेद। चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी को टाइफाइड हो जाता है। हैजे के दिनों में मंगला ने सारे गांव की सेवा की थी, किंतु उसकी बीमारी के दिनों में चिचाई की माँ को छोड़कर कोई भी उसके पास नहीं बैठता। हार कर कालीचरण उसको अपने पार्टी ऑफिस में ले जाता है और उसकी 15 दिन तक सेवा शुश्रूषा करता है। मंगला और कालीचरण एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। 32वां परिच्छेद। बैसाख और जेठ के महीनों में तड़बना में जिंदगी का आनंद सिर्फ 3 आने लवनी बिकता है। बसंती लवनी पीकर विरले व्यक्ति ही अपने होश दुरुस्त रख पाते हैं। जेल से छूटा सोमा जट नामक डाकू भी कालीचरण की पार्टी का मेंबर बनने की इच्छा व्यक्त करता है, तो कालीचरण बड़ा प्रसन्न होता है। ताड़ी पीते हुए सोमा जट कहता है कि यदि कालीचरण कहे तो वह नए तहसीलदार हरगौरी और बालदेव की तबीयत साफ कर दे। 33वां परिच्छेद। नवनियुक्त तहसीलदार हरगौरी दुर्गा के वाहन शेर की तरह गुर्रा कर कहता है, साले सब चुपचाप दफ़ा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि ज़मीन नकदी हो गई। अब समझो बौना और बलदेववा से ज़मीन लो। सब सालों से ज़मीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो ज़मीन, राम नाम की लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या ज़मींदारों को घोल कर पी जाएगा। कालीचरण सुमृत दास को धमकी देता है कि वह उसकी पार्टी के विरुद्ध प्रचार करना बंद कर दे। वह उसे यह धमकी भी देता है कि अपने नए ज़मींदार और मैनेजर से जाकर कह दे कि रैयतों से ज़मीन छुड़ाना हंसी ठट्ठा नहीं है। 34वां परिच्छेद। कुछ समय के पश्चात जब फुलिया पुरानिया स्टेशन से गांव आती है तो उसके ढंग बदल चुके होते हैं। उसे पता चलता है कि अब वह खलासी को छोड़कर स्टेशन के पैटमान के साथ रहती है। गांव लौटी फुलिया अपने पुराने प्रेमी सहदेव मिसर को बुलाना नहीं भूलती। सहदेव भी सोचता है कि जब कमली डॉक्टर से हरगौरी अपनी मौसेरी बहन से, बालदेव कोठारिन लक्ष्मी से, कालीचरण चरखा स्कूल की मास्टरनी से फंसे हुए हैं, तो पंचों के फैसले से क्या होता है। कालीचरण ने चमारों के यहाँ रोटी खाकर यह सिद्ध कर दिया है कि जातियाँ 2 ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। 35वां परिच्छेद। विश्वनाथ प्रसाद के सम्मुख विकट समस्या है। उसने एक ओर तो नई बंदोबस्ती वाले किसान अपनी गवाही देने की प्रार्थना करते रहते हैं, जबकि दूसरी ओर नया तहसीलदार हरगौरी उनसे खुशामद करते हुए कहता है, काका इस बार इज्जत बचा लीजिए। क्या आप यही चाहते हैं कि नाई धोबी और चमार के सामने हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ावे। कारण यह था कि ऊंची जाति के लोगों के मवेशी उठाना, उनकी हजामत बनाना आदि बंद कर दिए थे। विश्वनाथ प्रसाद को कालीचरण भी यह धमकी देता है कि मामा आप कांग्रेस के लीडर हैं और इस बार हमको यह देखना है कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है या अमीरों की। बावन दास इस तथ्य को लेकर दुखी है कि कांग्रेस के सभापति का चुनाव जाति के आधार पर हो रहा है। वह सोचता है अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि जब जमींदारी समाप्त हो जाएगी तो ये कांग्रेसी जमींदार शायद मिले खोलेंगे। यही कारण है कि नेताओं के साथ कोई न कोई मारवाड़ी व्यापारी लगा घूमता है।
विश्वनाथ और हरगौरी की मित्रता की सूचना मिलती है। कहा जाता है कि विश्वनाथ राजा दरभंगा का साथ देंगे, क्योंकि कायस्थ बच्चा नमक हरामी नहीं करता। जमींदारी प्रथा समाप्त होने की सूचना पाकर संथाल लोग इस प्रकार नाच गाने में मस्त हो जाते हैं मानो सारी जमीन पर इन्हीं का अधिकार हो गया हो। 36वां परिच्छेद। 36वें परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत का ग्राम वासियों की गरीबी से दुखी होकर यह सोचना है। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेंगटन मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। 37वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव और कालीचरण आदि लोगों की पंचायत में यह फैसला होते हुए दिखाया गया है कि क्या गरीब क्या अमीर, सभी भाई मिलकर एकता से रहें, ना कोई ज़मीन छुड़ावे, ना कोई गलत दवा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद करे, बांट दें, ना रसीद मांगे, ना नकदी के लिए दरखास्त दे। 38वां परिच्छेद। लक्ष्मी को रह रहकर बालदेव की याद सताती है और उसको वर्षा की हल्की फुहारों में नींद नहीं आ पाती। वह सोचती है, बालदेव जी तो इतने नाजुक हैं कि कभी एकांत में बात करना चाहो तो थर थर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन बिरहबान से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। रामदास इन दिनों लक्ष्मी से कम ही बोलते हैं, क्योंकि वे उसे रुष्ट करके मलाई भोग नहीं पा सकते। कालीचरण भी इस बरसाती रात में अपने घर में रहने वाली मंगला की कोठरी में जा पहुंचता है। कमला को प्रशांत की चिंता सताती है कि कहीं वह वर्षा में भीग ना रहा हो। 39वां परिच्छेद। इस परिच्छेद के आरंभ में विश्वनाथ प्रसाद संथालों को बाहरी आदमी घोषित करते वर्णित किए गए हैं। वे गांव के लोग लगभग 150 लोगों को बोने के लिए धान देते हैं। उनकी चालों के सामने नए तहसीलदार हरगौरी की एक नहीं चल पाती। संथाल समझ गए हैं कि उनके बुजुर्ग ठीक ही कहते थे, दिक्कू गैर संथाल आदमी, भट्टी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी छोड़ सकता है, तीर तभी कभी चूकता नहीं। विश्वनाथ की बहन के खेत से धान लूटते संथालों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है। 2 दर्जन संथाल और 1.5 दर्जन संथालिने पूरे ग्रामवासियों का सामना नहीं कर पाते और भाग खड़े होते हैं। खेत में छिपी संथालिनों की ओर इशारा करते हुए कोई ग्रामीण कहता है, एकदम फ्री, आज़ादी है, जो जी में आवे करो, बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले, आज़ादी है, पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं है। फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। इस संघर्ष में हरगौरी बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके बचने की आशा नहीं रहती। 40वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में घायल हरगौरी की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई। गांव में पुलिस आकर पूछताछ करती है तो लोग घरों में जा छिपते हैं। बालदेव घटना के समय स्वयं को मठ में बताते हैं तो कालीचरण स्वयं को पुरैनिया गया बताता है। 41वां परिच्छेद। खेलावन भाई पुलिस को रिश्वत देकर गांव के लोगों को तो गिरफ्तारी से बचा लेते हैं, लेकिन उनके अनेक संथाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनकी लाशों के घावों के बारे में डॉक्टर रिपोर्ट देता है कि घावों के मुंह देखकर मालूम होता है कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए ही उन पर हमला किया है। 42वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ हरगौरी की बिना गौने के आई पत्नी और माँ के विलाप से हुआ है। उसके पिता शिवशंकर की तो शक्ल भी देखकर डर लगता है। राम कृपाल सिंह की गिरफ्तारी से गांव में आतंक छा जाता है। मुकदमे का खर्च विश्वनाथ प्रसाद दे अथवा हरगौरी के पिता, इस बात को लेकर चकचक होती रहती है। अंततः यह बात खुल जाती है कि मुकदमे का दारोमदार बालदेव और कालीचरण की गवाही पर है और ज्योतिषी काका
यह सोचकर घबरा जाते हैं कि न जाने वे किसका नाम ले। 43वां परिच्छेद। रामदास लक्ष्मी से एक दासी रखने की अनुमति मांगता है। वह इससे पूर्व की ही ततमाटोली में जाना आरंभ कर चुका है। यह जानकर कि रामदास को उसका मठ पर आना अच्छा नहीं लगता, बालदेव लक्ष्मी से चन्नपट्टी जाने की अनुमति मांगता है। लक्ष्मी अनुभवी आंखों से पूछती है कि फिर उसका क्या होगा। वह पगली की तरह बालदेव से लिपट जाती है और कहती है, रक्षा करो बालदेव जी, तुम कह दो एक बार, तुम्हें रामदास की दासी नहीं बनने दूंगा। तुम बोलो, चन्नपट्टी नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बालदेव, दुहाई। प्रवचन के समय लक्ष्मी उपदेश देती है तो बालदेव को ऐसा लगता है मानो भारत माता बोल रही है। वह उसके चरण पकड़कर नारा लगाता है, भारत माता की जय। रामदास शोर मचाता है कि बालदेव पगला गया है। किसी की यह आवाज़ सुनकर कि बालदेव ने गांजा पिया होगा। बालदेव कहता है, कौन कहता है हम गांजा पीते हैं? दारू, गांजा, भांग की दुकान में पिकेटिंग किया है हम, और हम गांजा पिएंगे? छी छी, हम महात्मा जी के पंथ को कभी नहीं छोड़ सकते। बाद में पता चलता है कि बालदेव द्वारा 7 दिन की बुखार की दवा एक ही दिन में खा लेने के कारण उसका सिर चकरा गया था। 44वां परिच्छेद। डॉक्टर प्रशांत का अधिकांश समय मौसी के पास बैठने में व्यतीत होता है, क्योंकि गांव के नारकीय जीवन में उसे वही शांति मिलती है। जब गवाही देकर कालीचरण खुशी खुशी गांव लौटता है तो प्रशांत की यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह जाता है कि उसने बिना पढ़े ही दारोगा की लिखी बातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे संथालों और किसानों की ज़मीनें छूट जाएंगी। कमला प्रशांत को इस बात के लिए आड़े हाथों लेती है कि वह उसे देखने नहीं आता है, और उसने उसके पिता से यह कह दिया है कि उसे इलाज के लिए पटना ले जाया जाए। द्वितीय खंड। आलोच्य उपन्यास के दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं, जिनका क्रमशः कथासार आगे प्रस्तुत है। पहला परिच्छेद। बावनदास यह सूचना लाते हैं कि इस सप्ताह भारत को स्वराज्य मिल जाएगा। सुमरीत दास बताता है कि इस अवसर पर विश्वनाथ प्रसाद पूड़ी, जलेबी, हलवा और दही का भोज देंगे। कालीचरण बालदेव को कामरेड कहकर नमस्कार करता है तो वे तुनक उठते हैं। तुम तो आज आए हो, हम सन 30 से जानते हैं। टीक मोच काटकर मुर्गी का अंडा खिलाकर कामरेड बनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर निकाले जाने वाले जुलूस के लिए सारा गांव उल्लासित रहता है। दूसरा परिच्छेद। मुकदमे में सभी संथालों को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। मुकदमा जीतने की कृतज्ञता स्वरूप राम कृपाल सिंह संथाल टोली की नई बंदोबस्ती ज़मीन में से 10 एकड़ ज़मीन विश्वनाथ प्रसाद के नाम कर देते हैं। तीसरा परिच्छेद। सुमरीत दास गांव भर में बताता फिरता है कि फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है तथा महंत रामदास रमपियरिया को दासीन रखेंगे। कालीचरण का प्रस्ताव है कि भारत माता पर चवण डुलाने का कार्य मंगला को करना चाहिए। इसके विपरीत बालदेव की राय है, तब कोठारिनी जी से कहा जाए। अब तो खद्दर पहनती है, खूब नेम टेम भी करती है। रोज़ नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती है। चौथा परिच्छेद। जुलूस के समय नारे लगाते लगाते कालीचरण का गला बैठ जाता है। भारत माता पर चंवर डुलाने का भार लक्ष्मी संभालती है। कालीचरण का मित्र हिंगना और आही जब यह नारा लगा देता है कि यह आज़ादी झूठी है तो जनता में उत्तेजना फैल जाती है। इस अवसर पर मस्ताना भगत सिंह नाटक खेला जाता है और लखनऊ से आई बाई जी का नृत्य भी होता है। पांचवा परिच्छेद। बावनदास को अब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा है। उसे बापू का जो पत्र मिलता है उसमें लिखा है, भगवान बावनदास जी, आप ही धीरज छोड़ देंगे
तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू को प्रणाम। सुमरित दास द्वारा यह सूचना लाई जाती है कि स्वराज्य वाली रात को चलितर कर्मकार या किसी अन्य ने हरखूल तेली के यहाँ डकैती डाली है। वह हिंदू मुसलमानों के मध्य विभिन्न स्थानों पर होने वाली मार काट की भी सूचना देता है। सुमरित दास जुमेराती मियाँ से 5 रुपये छीन लेता है तो कालीचरण उसको बुलाने के लिए वासुदेव को सुमरित दास के समीप भेजता है। हाँ, कायस्थ बच्चा सुमरित दास ऐसी चाल चलता है कि कालीचरण और वासुदेव के मध्य फूट पड़ जाती है। वह वासुदेव को यह सूचना भी देता है कि कालीचरण द्वारा मंगला के साथ रास रचाने की सूचना पार्टी ऑफिस में पहुंच जाने के कारण उसको फटकारा गया है। सुमरित दास की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वासुदेव उसको यह कहकर छोड़ जाता है कि कालीचरण से कह दूंगा कि तुम घर पर नहीं हो। छठा परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ इस तथ्य से किया गया है कि तंत्रीमा टोली द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि राम पियरिया महंत रामदास की दासी बने। गर्भू का तर्क है, खेल बात है, जात है कि ठट्टा। जब जिसका मन हुआ किसी की रखेलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। इस तथ्य को लेकर तंत्रीमा टोली में 2 दल बन जाते हैं और अंततः राम पियरिया की माँ से जाति का भोज लेकर उसकी बेटी को दासिन बनने की अनुमति दे दी जाती है। वह अपनी पुत्री को समझाती है कि तुझे कोठारिन के विषदंत उखाड़कर स्वयं को कोठारिनी बनाना है। वह जाति को भोज देने के लिए रामदास से रुपए मांगती है और रामदास द्वारा यह कहने पर कि कोठारिन से पूछेंगे उसको बुरी तरह झिड़क देती है। महंत साहिब, बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा हैं। राम पियरिया को लक्ष्मीनिया को लौंडी बनावेंगे। महंत साहिब, हम सब समझ गए। राम पियरिया मठ में आकर रहने लगती है तो शीघ्र ही चारों ओर गंदगी फैला देती है, जिससे जल भुनकर लक्ष्मी कहती है 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई। अधजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वह भी मैं ही साफ करूंगी। अब यह मठ नहीं, सुअर का खुहार है खुहार। राम पियरिया भी लक्ष्मी को ऐसी जली भुनी सुनाती रहती है कि वह भंडार की चाबी फेंक देती है। लक्ष्मी सोचती है कि वह सेवादास द्वारा उसके नाम किए गए 30 बीघा ज़मीन और कलमी आमों के बाग उन पर निर्वाह करते हुए मठ से अलग हो जाएगी। 7वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ इस रहस्योद्घाटन के साथ किया गया है कि कमली दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है और उसकी आंखों में चंचलता का स्थान मद लेता है। वह अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर बेहोश होने लगा है। उसकी माँ उसको डांटती है कि डॉक्टर से इतना हेल मेल बढ़ाना ठीक नहीं है। वह उनकी आंखों में झांककर यह सोचकर काँप जाती है कि कहीं उसने अपने आंचल को तो मैला नहीं कर लिया है। कमला अब प्रतिदिन डॉक्टर के यहाँ जाने लगती है और देर से घर लौटती है। गांव के लोगों को ये ज़ुबान पर यह बात चढ़ जाती है कि उसकी डॉक्टर प्रशांत के साथ शादी क्यों नहीं कर दी जाती। जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी की इस सूचना पर कि प्रशांत कम्युनिस्ट हैं, दारोगा उसकी तलाशी लेने आता है और उसकी पुस्तकों में लाल रूस और लाल चीन नामक पुस्तकें मिलने पर उसको गिरफ्तार कर ले जाता है। 8वां परिच्छेद। हीरू का बच्चा मर जाता है तो ज्योतिकी काका द्वारा उसे डायन की करतूत बताया जाता है। उससे कहा जाता है कि अमावस्या की रात को वह डायन उसके बच्चे को लेकर नाचेगी। यदि तुम उस समय बच्चे को छीन लाओ तो फिर इंद्र का वज्र भी बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका परिणाम यह निकलता है कि अमावस्या की रात्रि को पार्वती की माँ अपने देवते गणेश को पेशाब कराने घर से बाहर निकलती है तो हीरू उस पर लाठी से 3-4 वार कर देता है, जिससे वह मृत प्राय होकर गिर जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण
हीरो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पाप कृत्य के सूत्रधार ज्योतिषी जी को लकवा मार जाता है और वे अपंग हो जाते हैं। 9वां परिच्छेद। लक्ष्मी बालदेव के साथ मठ से अलग हो जाती है। कलमी बाग में बांस फूस के 3 सुंदर बंगले बनाए जाते हैं। वह 400 रुपये में बछड़ों की एक जोड़ी खरीदकर मंगवाती है तथा उनकी एक हल्की सी गाड़ी भी बनवाती है। बालदेव भी साफ सुथरे रहने लगते हैं। उधर मठ पर रामदास की बुरी हालत हो जाती है। अपने छोटे छोटे 3-4 बच्चों के साथ राम पियरिया की माँ भी मठ पर पड़ी रहती है, जिससे मठ पर अब कौआ मैना के गू के साथ आदमी के बच्चों के भी पैखाने भिनकते रहते हैं। राम पियरिया जब तब महंत रामदास पर ऐसी गालियों की वर्षा भी करती रहती है। अरे तोरा हाथ में कोढ़ू फूटे रहे कोढ़िया। लक्ष्मी की दशा ऐसी है कि वह कंत के घर में रहते हुए भी स्वयं को विरहनी समझती है। उसको रोता देखकर बालदेव उसको अपनी भुजाओं में भर लेते हैं। 10वां परिच्छेद। इस परिच्छेद का आरंभ कामरेड वासुदेव और सुंदरलाल के डकैती के अभियोग में पकड़े जाने की घटना से हुआ है। वे कालीचरण का नाम ले लेते हैं, जिससे उसकी भी गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। कालीचरण मंगला को कटिहार छोड़ आता है और स्वयं छिपकर रहने लगता है। स्वयं को कोसता है कि उसने चलित्र कर्मकार से क्यों संपर्क बढ़ाया था। फुलिया के सारे शरीर में आतिशी गर्मी के घाव हो जाते हैं, फलतः उसको यह पाइटमैन छोड़कर चला जाता है, जिसके साथ वह रहने लगी थी। खलासी फुलिया का इलाज करता है और मेरीगंज गांव में बंदरभूत को उतारने के लिए टोना टोटका भी करता है। 11वां परिच्छेद। कमली की मां द्वारा जब तहसीलदार विश्वनाथ को इस तथ्य की सूचना दी जाती है कि कमली को 4 माह का गर्भ है, तो वे बुरी तरह घबरा जाते हैं और प्रशांत को गालियां देते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या करने का निश्चय व्यक्त करते हैं। कमली अपने पिता से यह सज़ा मांगती है कि मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए, और यह तथ्य भी बताती है कि प्रशांत ने मुझसे कहा है कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वह प्रशांत को एक जिन बताते हुए अपने पिता से कहती है कि जब से आपका उससे परिचय हुआ है, आपको प्रत्येक कार्य में लाभ होता रहा है, क्योंकि जिन जिससे प्रसन्न होता है उसे कुछ से कुछ बना देता है। उसके पास धन दौलत और जगह जमीन का ढेर लगा देता है। 12वां परिच्छेद। प्रस्तुत परिच्छेद के आरंभ में चंपापुर के कुमार साहब द्वारा आयोजित दंगल का वर्णन किया गया है, जिसमें पंजाबी पहलवान मुश्ताक अली के चेला चांद की बड़ी धूम है। उसके आतंक के कारण कोई पहलवान उससे कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं होता। कालीचरण उन दिनों पुलिस में छिपते हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ तंबाकू के दलाल के रूप में रुस्तम खां के नाम से रह रहा था। वह दंगल में जाता है और चांद से कुश्ती लड़ने का ऐलान करता है। वह अपना परिचय जोगबनी के रुस्तम अली के रूप में दे देता है और कुछ ही क्षणों में चांद को पछाड़ देता है। लोगों में यह चर्चा घर कर लेती है कि चलित्र कर्मकार ही वेश बदलकर रुस्तम अली के रूप में उतरा था। कालीचरण फारबीसगंज जाकर अपने पार्टी ऑफिस में यह सूचना देना चाहता है कि डकैती वाले दिन वह पार्टी ऑफिस में था। मार्ग में वह मंगला से मिलता है, जो उसके लिए शिकंजी बना रही होती है। तभी घर को पुलिस घेर लेती है। कालीचरण की बुरी तरह पिटाई की जाती है, किंतु वह मुंह नहीं खोलता। 13वां परिच्छेद। बालदेव समझ जाता है कि छोटन नामक यह लुच्चा लौंडा हर बात में फुच फुच करता है और झूठा तो 1 नंबर का है। उनके जाने के बाद छोटन कहता है, अमीन बाबू से कहना होगा मेरीगंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चरखा सेंटर को चौपट कर दिया। घर घर में सोशलिस्ट घरघराने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट हैं। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, वह भी अरेस्ट है। हमको तो हम ही ने अरेस्ट कराया है। कटराहा का नया दरोगा हमारा क्लास फ्रेंड है। 14वां परिच्छेद।
कमली को गोदाम घर में बंद कर दिया जाता है और वह अपना समय डॉक्टर प्रशांत के पत्रों के साथ साथ रोते हंसते हुए व्यतीत करती है। विश्वनाथ प्रसाद प्रशांत से जेल से भेंट करने जाते हैं, किंतु वे प्रशांत के कोई नज़दीकी रिश्तेदार न होने के कारण उससे भेंट नहीं कर पाते। प्यारू से ज्ञात होता है कि उसने प्रशांत को बता दिया है कि कमला उनका फ़ोटो उठाकर अपने घर ले गई और रोज़ सुबह उठकर उसे देखती है। 15वां परिच्छेद। बालदेव शीघ्र मेरीगंज लौटना चाहते हैं क्योंकि दौरिक शर्मा के इस कथन ने उनके हृदय में हलचल मचा दी है। हम बेवकूफ़ जो तुमको रोकेंगे, तुमको यहाँ रोक ले और उधर तुम्हारी कोठारिन किसी से सत्संग करने लगे तो हुआ। हा हा हा, माफ़ करना। अच्छा तो जय हिंद। मार्ग में बालदेव को खलासी से जब यह सूचना मिलती है कि आश्रम में कोई नवतुरिया साधु बीजक पढ़ रहा था तो उसका हृदय संदेह से भर उठता है। लेकिन लक्ष्मी तो अब मठ की कोठारी नहीं, एक भले घर की स्त्री है। जब मैं घर में नहीं था तो वह क्यों गया? आखिर लोग क्या सोचते होंगे? आश्रम में पहुंचकर बालदेव लक्ष्मी के प्रति बात बात में क्रोध व्यक्त करते हैं और अंततः कह ही देते हैं कि यदि नए विद्यार्थी जी के साथ सत्संग ही करना है तो उनकी आसनी यहीं लगा दे। दिन रात खूब सत्संग करती रहना। लक्ष्मी यह आक्षेप सुनकर बिगड़ उठती है और कहती है कि क्या वह उसे रंडी समझता है। बालदेव गुस्से में चनपट्टी जाने को तैयार होता है तो लक्ष्मी रोने लगती है और अंततः दोनों में सुलह हो जाती है। 16वां परिच्छेद। पुलिस डॉक्टर प्रशांत से चलितर कर्मकार के विषय में अनेक प्रश्न पूछती है, किंतु वह उसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है। इधर विधानसभा में प्रश्न उठाया जाता है कि प्रशांत को नज़रबंद क्यों किया गया है। प्रशांत को विश्वनाथ प्रसाद, कमला और ममता की बातें याद आती रहती है। उसे विश्वनाथ प्रसाद की यह बात भूली नहीं है। जिस दिन धनी जमींदार, सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल सुराज हो जाएगा। उससे यह भी स्मरण हो आता है कि ममता ने राजनीति की तुलना डायन से की थी, अतः वह राजनीति में कभी भाग न लेने का निश्चय करता है। 17वां परिच्छेद। जेल से कचहरी जाते हुए मार्ग में कालीचरण अपनी पार्टी के सेक्रेटरी को नमस्कार करता है। वह इस तथ्य को जानकर भी परेशान है कि उसकी पार्टी के वासुदेव सुनरा और सनीचरा नामक व्यक्ति जेल से डकैतों से हिल मिल कर रहते हैं। वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए जेल से भाग जाने का निश्चय करता है तथा सोमा और वासुदेव की सहायता से निकल भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसकी जांघ में गोली लग जाती है। जब वह उसी हालत में पार्टी ऑफिस जा पहुंचता है तो उसे देखकर सेक्रेटरी कहता है, तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए। डकैत बदमाश। कालीचरण कसम खाकर स्वयं को निर्दोष बताता है, किंतु सेक्रेटरी द्वारा शरण न देने पर चलितर कर्मकार के इस वायदे को याद करते हुए कि गाड़े विपद में खबर करना याद करना बगल के जंगल में चला जाता है। 18वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में जेल से भागे कालीचरण की खोज में पुलिस द्वारा मेरीगंज आने और उसकी मां को परेशान करने का वर्णन किया गया है। गांव के लोगों को घरों से निकालकर उनसे पूछताछ की जा रही होती है। तभी गांधी जी की हत्या किए जाने का समाचार मिलने के सभी स्तब्ध रह जाते हैं। 19वां परिच्छेद। इस परिच्छेद में गांधी जी के अंतिम संस्कार का वर्णन करते हुए दिखाया गया है कि इस अवसर पर अनेक नर नारी रो रो कर बेहोश हो गए थे। 20वां परिच्छेद। बावनदास रामकृष्ण आश्रम में से बड़ी ही खिन्न दशा में मेरीगंज लौटते हैं और कहते हैं, अब सुनाना क्या है। प्रांतीय शशांक जी प्रांतीय सभापति हो गए हैं। छोटन बाबू का राज है। एक कोड़ी बेईमान बिलेक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं। हाकिमों के यहाँ दांत खिटकाते हैं फिरते हैं। सब चौपट हो गया है। यह पटनिया रोग है। अब तो धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैट्स,
अर्थात कायस्थ, यादव, हरिजन सब लड़ रहे हैं। बालदेव इन बातों पर विश्वास न करके बावन दास से जब यह कहते हैं कि कदाचित आपको किसी सोशलिस्ट ने बहका दिया है, तो वह सोशलिस्टों को भी स्वार्थी बताते हुए मात्र जयप्रकाश नारायण की प्रशंसा करते हैं और यह आशंका व्यक्त करते हैं कि शायद उनका भी कोई गोली मार देगा। बावन दास बालदेव को उन पत्रों को सौंप जाते हैं जो उन्हें महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए थे और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कलीमुद्दीपुर गांव की ओर चल पड़ते हैं। इस गांव से जोरदार तस्करी होती रहती है। बावन दास गांधी जी का स्मरण करते हुए कपड़ा, चीनी और सीमेंट की तस्करी को रोकने की परीक्षा में सफल होने की प्रार्थना करते हैं। वे इस दृष्टि से बड़े ही चिंतित हैं कि कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी दुलार चंद कापड़ा ऐसा व्यक्ति है जो जुआरी होने के साथ ही दारू, गांजे और लड़कियों की बिक्री के अवैध धंधों में लिप्त है। वहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर तथा थानेदार उससे मिले हुए हैं। सीमेंट, चीनी और कपड़े से लदी तस्करी की गाड़ियों को बावन दास उनके आगे खड़े होकर रोक लेते हैं। उनके साथ जा रहे सिपाही को बावन दास पहचान लेते हैं, जो कलीमुद्दीपुर के हाल्टिंग बंगले पर जाकर शराब पीते कापड़ा सप्लाई इंस्पेक्टर और वहाँ के हवलदार को इस तथ्य की सूचना देता है। दुलार चंद कापड़ा बावन दास को रास्ते से हटने के लिए कहता है, किंतु बावन दास का प्रत्युत्तर था कि वह गांधी जी के श्राद्ध की पवित्र स्थिति को इस तस्कर व्यापार द्वारा कलंकित न होने देगा। कापड़ा गाड़ियों को बलात् आगे बढ़ाता है और उनके सम्मुख लेटे बावन दास के शरीर के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं। चिट्ठी चिट्ठी लाश को पाकिस्तानी सीमा में डाल दिया जाता है और पाकिस्तानी सैनिक उस लाश को नदी में बहा देते हैं। बावन दास की झोली एक पेड़ पर लटका दी जाती है। 21वां परिच्छेद। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मेरीगंज में एक छत्र मालिक बन जाते हैं, क्योंकि राम कृपाल सिंह अपनी शेष बची जमीन को फसल सहित रेहन रखकर तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। खिलावन सिंह यादव के 5 हल मात्र 1 हल में परिणत हो जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और भूखे नंगे लोगों से गांधी जी के श्राद्ध के नाम पर धान भी वसूलते हैं। बालदेव उन चिट्ठियों को जिन्हें बावन दास उन्हें सौंप गए थे पंडित नेहरू तक पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका विचार है कि उन्हें पढ़कर पंडित नेहरू बावन दास को मंत्री बना लेंगे। इन पर्चों को वह गांगुली जी को भी नहीं दिखाता और लक्ष्मी से भी उन चिट्ठियों को लेकर उसकी अनबन हो जाती है। 22वां परिच्छेद। 1 महीने पश्चात कलीमुद्दीपुर गया दुलार चंद कापड़ा देखता है कि बावन दास की झोली एक डाल पर लटकी हुई है। इस आशंका के कारण झोली से बावन दास की मृत्यु का रहस्य अनावृत हो सकता है। वह झोली को डाली से हटा देता है, लेकिन उसका फीता डाली में लटका रह जाता है और फीते को किसी दुखियारी द्वारा चौथरिया पीर की मानता समझकर कोई आम स्त्री भी वहाँ चिथरा बांध जाती है। और इस परिच्छेद का समापन इस सूचना के साथ किया जाता है कि ममता कलेक्टर का आदेश लेकर प्रशांत को छुड़ाने जेल में जा पहुंचती है। जेल से छूटा हुआ प्रशांत, ममता और प्यारू मेरीगंज की ओर चल पड़ते हैं। 23वां परिच्छेद। मेरीगंज की ओर स्टेशन वैगन में बैठकर जाते हुए प्यारू प्रशांत को ममता की नज़र बचाकर कमला का एक पत्र देता है, जिसमें उसको प्राणनाथ कहकर संबोधित किया गया है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि यदि तुम किसी तरह बाबा को यह सूचना दे दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो, तो मैं जी जाऊं, वरना बाबा तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। पत्र पढ़कर प्रशांत के मुख से नहीं निकल पड़ता है। ममता चौंक कर उससे यह प्रश्न करती है कि क्या हुआ, तो वह उस पत्र को ममता को सौंप देता है। पत्र पढ़कर वस्तु स्थिति से अवगत हुई ममता की प्रतिक्रिया होती है, डॉक्टर, तुमने कम से कम
मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। डॉक्टर प्रशांत जब तहसीलदार के घर पहुंचता है तो कुछ समय तक वे प्रशांत से खिंचे रहते हैं। हाँ, जब प्रशांत जमाता के रूप में उनके चरण स्पर्श करता है तो वे मेरा बेटा कहते हुए उसको गले लगा लेते हैं। कमली और प्रशांत के गंधर्व विवाह की बात फैलाकर गांव को न्योता भेज दिया जाता है। इस प्रसन्नता भरे उपलक्ष्य में वे गांव वालों की 700 बीघा ज़मीन भी लौटा देते हैं। अरे यह ज़मीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। ममता की प्रेरणा और कमली के प्यार को पाकर प्रशांत पुनः अनुसंधान कार्य में जुटने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहता है, ममता, मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। उपन्यास का अंतिम वाक्य है, कलीमुद्दीनपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चिथरा और लटका दिया। आलोच्य उपन्यास के कथानक के उपयुक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि यह एक बृहद कार्य उपन्यास है जिसमें कुल मिलाकर 67 परिच्छेद हैं। उपन्यास का प्रथम खंड अपेक्षाकृत अधिक लंबा है, जिसके अंतर्गत 44 परिच्छेद हैं, जबकि दूसरे खंड में मात्र 23 परिच्छेद हैं। 67 परिच्छेदों में विभक्त मैला आंचल की कथा वस्तु के सूत्रों को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन ही है, क्योंकि रेणु ने प्रत्येक परिच्छेद के अंतर्गत प्रायः नवीन कथा तंतु को उठाया है।